हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। सो लास्ट लेक्चर हमारा था रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर और वो चैप्टर हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। उसके पहले हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन किया था और वो भी हमारा हो चुका है। आज का जो लेक्चर है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, और ये हमारा पूरे बायोलॉजी के सिलेबस का लास्ट चैप्टर बचा हुआ है। इसके बाद जो है हमारा पूरा बायोलॉजी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो जो है हम आज की जो क्लास है उसको स्टार्ट करते हैं। और ये जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ है इसमें 2 से 3 लेक्चर्स लग सकते हैं क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, तो इसमें हम अभी ये फर्स्ट लेक्चर है, इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें बेसिक सी बातें हम करने वाले हैं, डिजीज़ की नाम और उनकी पैथोलॉजी, उनकी डिजीज़, उनकी इंक्यूबेशन पीरियड, ये सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में जो है पहले जो है हेल्थ को क्या समझा जाता था और अभी जो है हेल्थ को क्या समझा जाता है उसके बारे में डिफरेंसेस दे रखा है हमारे एनसीईआरटी में। कि प्रीवियसली जो है हेल्थ को माना जाता था इज अ स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड जहाँ पे देयर वाज बैलेंस ऑफ सर्टेन ह्यूमर्स। ह्यूमर्स का मतलब होता है बॉडी फ्लूइड्स। हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी तरह के बॉडी फ्लूइड्स हैं, चाहे वो हम ब्लड की बात कर ले या फिर किसी भी तरह के फ्लूइड्स की बात कर ले, डाइजेस्टिव फ्लूइड्स हो गया, उसके बाद लिम्फ हो गया, ये सारी चीज़ें जो है जितनी भी तरह की फ्लूइड्स वगैरह है उनका जो है बैलेंस होना, एक तरह से बैलेंस अगर है किसी भी इंडिविजुअल के अंदर तो हम मानते हैं कि वो बॉडी जो है हेल्दी बॉडी है। तो ये हमारा प्रीवियसली पहले के हिसाब से जो है ये दिया गया था, और ये दिया गया था किनके द्वारा? अर्ली ग्रीक जो है हिप्पोक्रेट्स जो है, और जो इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम है उसके द्वारा जो है ये दिया गया था। हिप्पोक्रेट्स और जो है इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम, ये दोनों मिलकर ही जो है ह्यूमन वर्ड जो है इन्होंने ही लाया था और कहा था कि हेल्थ जो है वो स्टेट होता है बॉडी एंड माइंड का, जहाँ पे बैलेंस रहती है सर्टेन बॉडी फ्लूइड्स की, सर्टेन ह्यूमर्स की। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद जो है नेक्स्ट बात करते हैं हम, ब्लड सर्कुलेशन जो है वो डिस्कवर्ड हुआ था विलियम हार्वी जी के द्वारा। यहाँ से PYQ आता है, आप इसको याद रखेंगे। इसके बाद ये जो विलियम जी जो थे जिन्होंने ब्लड सर्कुलेशन को डिस्कवर किया था, इन्होंने जो है गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस, जो कि ग्रीक अर्ली ग्रीकर हिपोक्रेट्स और जो इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम है उसको क्या किए, ये डिसअप्रूव कर दिए। उस हाइपोथेसिस जो है गुड ह्यूमर वाले हाइपोथेसिस को, उसको हटा दिया। और करंटली जो सिस्टम चला हमारे हेल्थ का, हेल्थ के ऊपर उन्होंने जो है नया डेफिनेशन दिया कि हेल्थ जो होता है ये कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग होता है। इसमें जो है अगर उसका बात करते हैं, अगर बॉडी फ्लूइड जो है, ह्यूमर जो है वो बैलेंस्ड है, तो इसके ऊपर बात नहीं किया गया। यहाँ पे कंप्लीट फिजिकल भी, मेंटल भी, सोशल वेलबींग भी सब अगर कंप्लीट है, उसके अंदर पूरा कंप्लीट चीज़ है, तो हम उसको मानते हैं कि बॉडी जो है वो हेल्दी है। ठीक है, ये चीज़। इसके बाद जो है हेल्थ की बेनिफिट्स क्या क्या हो सकती है कि हेल्थ, अगर हेल्दी इंसान रहता है, हेल्थ अच्छा रहता है, तो क्या होता है उसकी लॉन्गेटिविटी जो होती है, लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ जो है वो ज़्यादा दिन तक जो है वो जिंदा रह पाता है अगर वो हेल्दी पर्सन है। इसके बाद वहाँ पे मोरालिटी की जो रेट होती है, डेथ रेट, मोरालिटी का मतलब होता है डेथ, और डेथ की रेट भी क्या होती है, कम हो जाती है। और उसकी प्रोडक्टिविटी यानी कि इकोनॉमिक जो होती है उसका, वो भी बढ़ जाता है। एक हेल्दी पर्सन जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा, ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएगा और ज़्यादा अर्निंग कर पाएगा, तो उसकी प्रोडक्टिविटी उतनी काफ़ी तेज़ी से हाई होगी। तो ये जो हेल्थ की बेनिफिट्स है वो आपको याद रखना है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज़ टू मेंटेन हेल्थ दीज आर रिक्वायर्ड। अगर हमें हेल्दी रहना है तो हमें क्या क्या रिक्वायर्ड होगी, क्यों मतलब क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होगी, क्या क्या रिक्वायर्ड होगी, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हमें बैलेंस डाइट लेना है। उस खाने में जो है बैलेंस डाइट होना चाहिए। बैलेंस डाइट का मतलब होता है कि वो प्रोपोर्शन ऑफ फूड जिसमें कि हमारा प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, ये सब जो है वो उसका जो है एक्यूरेट मेजरमेंट हो, उसका जो है बैलेंस्ड हो। ऐसा नहीं है कि फैट की मात्रा थोड़ी ज़्यादा है और हम कार्ब्स थोड़े कम ले रहे हैं, तो कार्बोहाइड्रेट कम ले रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है ये बैलेंस डाइट के अंदर नहीं आती है। सब जो है उसको बैलेंस तरीके से लेना है। जब भी हम फूड कंज्यूम करेंगे तो डाइट हमारा क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, तब हम हेल्दी रह पाएंगे। दूसरा, हमें पर्सनल हाइजीन जो है वो मेंटेन करना आना चाहिए। हमें हैंड वॉश करना चाहिए, फेस को वॉश करके रखना चाहिए। हमारा जो भी पर्सनल हाइजीन है, नहाना, बाथ रोज़ लेना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें पर्सनल हाइजीन के अंदर आती है। वेस्ट जो होती है उसकी प्रॉपर डिस्पोजल करेंगे अगर हम, तो क्या होगा, हमारा आसपास का सराउंडिंग जो होगा वो क्या होगा, क्लीन रहेगा। उससे डिजीज़ क्या हो जाएगी, क्या होगी, कम होगी। तो वो पर्सन जो होगा, वहाँ के पर्सन, वहाँ के वो पर्सन और वहाँ के जो पीपल होंगे वो भी क्या हो रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, क्योंकि वहाँ पे जो है वेस्ट की डिस्पोजल प्रॉपर हो रही है, तो वहाँ पे जो है डिजीज़ कम देखने को मिलेगा। उसके बाद डिजीज़ की अवेयरनेस, मतलब जागरूकता, मतलब लोगों को पता होना चाहिए बीमारियों के बारे में, उनके इलाज के बारे में। वो उसको मतलब अगर
कोई भी सिम्टम दिखता है तो हम तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं। तो अवेयरनेस हमारे अंदर होना चाहिए ताकि हम उसका जो है ट्रीटमेंट भी थोड़ा बहुत जो है होममेड रेमेडी से कैसे भी हम उसको कर सकते हैं। तो उसके बाद आता है हमारा योगा, जो कि फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा ही बेनिफिट होता है। तो योगा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। योगा भी जो है हेल्दी रख सकता है इंसान को, फिजिकल और मेंटल दोनों हेल्थ को ये सही रखता है। इसके बाद वेक्टर जो है इसको कंट्रोल करना है। जो वो वेक्टर वो होता है जो डिजीज़ कॉज करवाता है। मतलब यहाँ से मतलब एक इंसान से दूसरे में जो ट्रांसमिशन होती है वो वेक्टर्स के थ्रू होती है। कुछ जो डिजीज़ होती है वो वेक्टर्स के थ्रू होती है जो उस डिजीज़ को कैरी करके ले जाता है। तो उसका जो है हमें क्या करना है, जैसे मलेरिया वगैरह में क्या होता है कि वहाँ पे मॉस्किटोज़ वगैरह जो है वो इन्वॉल्व रहते हैं उसको कॉज करने में, तो उसको जो है कंट्रोल करना है। उसके बाद वैक्सीनेशन कराना है, प्रॉपर वैक्सीनेशन, किसी भी चीज़ की अगर वैक्सीनेशन आ रही है तो उसको भी लेना है। उसके बाद फूड और जो वाटर रिसोर्सेज है उसका भी मेंटेन करना है। तो ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होती है एक हेल्दी जो है बॉडी को मेंटेन करने के लिए। अब जो है हेल्थ जो होता है वो अफेक्ट हो सकता है 3 चीज़ों से। पहला कि उस इंसान के अंदर जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है, मतलब जन्म से ही उसके अंदर कुछ ना कुछ डिसऑर्डर हो सकता है जिसकी वजह से उसका हेल्थ अफेक्ट हो सकता है, जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा उसका लाइफ स्टाइल कैसा है, लाइफ स्टाइल के अंदर वही जो मैंने अभी आपको बताया, पर्सनल हाइजीन, बैलेंस डाइट, ये सारी चीज़ें लाइफ स्टाइल के अंदर आती है। उसके बाद कुछ इन्फेक्शंस भी उसको हो सकता है, बाद में जाकर के कुछ इन्फेक्शंस हो सकती है जिसकी वजह से वो हेल्दी नहीं रह सकता। तो ये सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों से जो है, इन तीनों चीज़ों से जो है हेल्थ क्या होता है, अफेक्ट होता है, लाइफस्टाइल, इन्फेक्शंस और जेनेटिक डिसऑर्डर से। अब कुछ टर्म्स को हम देख लेते हैं। डिजीज़ क्या होता है, डिजीज़ वो डिफॉर्मिटी होता है फिजिकल और मेंटल वेलबींग में, जिससे कि हम मानसिक और शारीरिक दोनों ही रूप से जो है क्या होते हैं वो अस्वस्थ रह जाते हैं। तो वो होता है डिजीज़, बीमारी। ठीक है। पैथोलॉजी क्या होते हैं, उस डिजीज़ की स्टडी करना, उसके बारे में पढ़ना, वो क्या होता है पैथोलॉजी। और पैथोजन क्या होता है, वो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म कौन होता है, पैथोजन होता है। और पैथोजन की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, पैथोलॉजी बोलते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, वो टाइम इंटरवल बिटवीन द इन्फेक्शन अपीयरेंस ऑफ द फर्स्ट सिम्टम। जब इन्फेक्शन हुआ है और जब सिम्पटम हमें दिखता है किसी भी तरह का, तो वो उसके बीच का जो टाइम पीरियड होता है वो इंक्यूबेशन पीरियड होता है। मान लो कि आज जो है मलेरिया का जो मॉस्किटो है वो अगर इन्फेक्ट किया है उसको, तो वहाँ पे इन्फेक्शन हुई है, लेकिन उसका अगर फर्स्ट सिम्टम दिखता है, दैट इज फीवर आना, चिल आना, तो ये सारी चीज़ें अगर हो रही है तो वो उसका फर्स्ट सिम्पटम होता है। तो इनके बीच का जो पीरियड होता है वो इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है। अब ये जो बीमारियां होती है वो 2 तरह की हो सकती है, एक कंजेनाइटल होता है, दूसरा अक्वायर्ड होता है। कंजेनाइटल मतलब जेनाइटल वर्ड आ रहा है, इसका मतलब है कि वो जेनेटिक से इन्वॉल्व है, वो बाय बर्थ होता है। अगर किसी को जन्म से ही, जेनेटिक डिसऑर्डर की इसमें बात कर लेते हैं, तो कंजेनाइटल जो होता है इसमें जेनेटिक डिसऑर्डर होगा, मतलब उसके जीन्स में किसी भी तरह का प्रॉब्लम होगा, मतलब उसको बर्थ से ही, ये उसके बिफोर बर्थ कह सकते हैं, या फिर बर्थ से ही उसमें क्या रहता है, ये बीमारियां रहती है। और किसी में होता है कि एक्वायर्ड, मतलब जब जब जैसे उसका बर्थ होता है उसके बाद उसमें किसी तरह का एक्वायर्ड डिजीज आता है, किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो सकता है, या किसी तरह का नॉन इन्फेक्शन वाला डिजीज भी हो सकता है। अब ये जो एक्वायर्ड है ये 2 तरह का हो सकता है, एक तो जो इन्फेक्शियस होगा, जो कम्युनिकेबल होगा, दूसरे में ट्रांसफर होगा। जो एक्वायर्ड करते हैं हम अपने लाइफ टाइम में वो बीमारियां, एक इन्फेक्शियस होता है जो कि फैलता है, जिसको कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। दूसरा नॉन इन्फेक्शियस होता है जो कि नॉन कम्युनिकेबल होता है, वो ट्रांसमिट नहीं होता है, वो फैलता नहीं है। इन्फेक्शियस या कम्युनिकेबल डिजीज जो है उसके अंदर आता है एड्स और लेप्रोसी। ठीक है। एड्स जो होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये जो है एचआईवी वायरस की वजह से होता है, और ये जो है एक तरह का इन्फेक्शियस कम्युनिकेबल टाइप का डिजीज होता है। लेप्रोसी जो होता है, जिसको कुष्ठ रोग कहते हैं, ये भी इन्फेक्शियस होता है, ये भी फैलता है। दूसरा जो होता है वो नॉन इन्फेक्शियस या नॉन कम्युनिकेबल होता है, इसमें आता है एलर्जी। एलर्जी कभी भी फैलता नहीं है, ऐसा बहुत बहुत ही मिसकंसेप्शन है, हमारे जो सोशल एनवायरनमेंट है उसके अंदर बहुत सारी जो है मिसकंसेप्शन है कि एलर्जी भी फैलता है, लेकिन ये फैलता नहीं है। दूसरा कैंसर, कैंसर के ऊपर तो बहुत बातें होती है कि कैंसर भी फैलता है, लेकिन कैंसर नॉन कम्युनिकेबल नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है। इसके बाद ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जिसमें कि बॉडी अपनी जो इम्यून सिस्टम है उसको ही पहचानने से इनकार कर देती है, जैसे कि रियोमेटॉइड अर्थराइटिस। ये सब के बारे में हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जो होता है इसमें भी क्या होता है,
ये भी नॉन इन्फेक्शियस या नॉन कम्युनिकेबल टाइप का। अगर किसी भी तरह का डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी, विटामिन बी की डेफिशिएंसी या विटामिन सी की डेफिशिएंसी, तो अगर डेफिशिएंसी वाली कोई डिजीज़ है तो वो भी नॉन इन्फेक्शियस नॉन कम्युनिकेबल होता है। उसके बाद किसी भी पर्सन को अगर ड्रग एडिक्शन है किसी भी तरह का, वो भी नॉन इन्फेक्शियस नॉन कम्युनिकेबल होता है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज इन्फेक्शियस डिजीज गेट स्प्रेड थ्रू। जो इन्फेक्शियस डिजीज होता है, जो कम्युनिकेबल डिजीज होता है, जो फैलने वाला डिजीज होता है, वो कैसे फैलता है, किस किस तरह से वो फैल सकता है। पहला, बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। डायरेक्ट अगर हम किसी भी पर्सन के कॉन्टैक्ट में हैं, यानी कि कॉन्टेजियस। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट का मतलब होता है कंटेजियस। तो कंटेजियस जो होता है, इंसान डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहेगा तो उसको ये इन्फेक्शियस डिजीज फैल सकता है। दूसरा, उसके कॉन्टामिनेटेड फूड और वाटर के साथ, अगर फूड और वाटर उस पर्टिकुलर डिजीज के से इन्फेक्टेड है तो वहां से भी हमें क्या हो सकता है, दैट इज वो बीमारी हो सकती है फूड एंड वाटर से। तीसरा, ऑब्जेक्ट से, अगर वो पर्सन है, उस पर्सन का जो भी चीज़ होगा, अगर वो उसको यूज़ कर रहा है तो उससे हो सकती है। अगर वो कोई तीसरा पर्सन उसको जाकर यूज़ करेगा तो फिर उसको वो बीमारी हो सकती है। तो ऑब्जेक्ट के थ्रू जो है वो हो सकता है, जिसको फोमाइट बॉर्न डिजीज़ कहते हैं। ठीक है। उसके बाद जो है एयर ड्रॉपलेट्स या एयर बॉर्न डिजीज़ होता है, मतलब एयर ड्रॉपलेट से जब वो उसमें स्नीजिंग होती है, यॉर्निंग होती है, तो इन सब जरिए जो है एयरबॉर्न एयर ड्रॉपलेट्स बाहर निकलते हैं और उसके जरिए भी क्या हो सकता है, ये बीमारियां हो सकती है। इसके बाद वेक्टर्स यानी कि कैरियर जो होता है उसके जरिए भी ये बीमारियां हो सकती है, डिजीज हो सकती है इन्फेक्शियस वाली। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ हम चलते हैं वो है बैक्टीरियल डिजीज और उसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म या कॉजेटिव एजेंट। ये आपको पूरा का पूरा याद होना चाहिए, क्योंकि जो है ऐसे तो हमारे जो इसमें एनसीईआरटी में जो है वो बैक्टीरियल डिजीज़ कह ले, वायरल डिजीज़ कह ले, इन सब के बारे में बहुत ही कम को डिफाइन किया गया है पूरा पूरा। लेकिन नाम जो है एटलीस्ट आपको याद होना चाहिए, उसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म आपको याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है, कभी भी आ सकता है। तो ये आपको याद होना ही चाहिए, बस थोड़ा सा याद करने में कोई दिक्कत है नहीं, तो आप इसको याद कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो है हमारे पास बैक्टीरियल डिजीज़ की अगर हम बात कर ले, बैक्टीरिया से होने वाली जो बीमारियां होती है, वो पहला है टाइफाइड। और इसको कॉज कौन करता है, एक बैक्टीरिया जिसका नाम है सैल्मोनेला टाइफी। दूसरा है टिटेनस। टिटेनस जो होता है इसको कॉज करता है क्लॉस्ट्रीडियम टिटानी। तीसरा हमारे पास है निमोनिया। निमोनिया को कॉज करने वाला दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। इसके बाद है ट्यूबरकुलोसिस, इसको कॉज करने वाला माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। कॉलरा, कॉलरा जो है वो विब्रियो कॉलरी कॉज करता है। लेप्रोसी जिसको कुष्ठ रोग कहते हैं, ये माइकोबैक्टीरियम लेप्री कॉज करता है। डिप्थीरिया जो है वो कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरी कॉज करता है। प्लेग जो होता है वो यर्सीनिया पेस्टिस नाम की बैक्टीरिया से होता है। परट्यूसिस जो है ये बॉर्डेला परट्यूसिस से होता है। डिजेंट्री की बात कर ले तो ये सीजेला से होता है। आप इन सबको क्या करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे और नोट डाउन करके आप जो है इसको याद करेंगे। ठीक है। इसके बाद जो है अब हम चलते हैं, हमारे जो एनसीईआरटी है उसमें टाइफाइड जो है, निमोनिया जो है, इन दोनों को क्या किया गया है, डिफाइन करके अच्छे से ही लिखा है, ब्रीफ में लिखा है। तो हम इन दोनों जो है बैक्टीरियल डिजीज़ को अच्छे से पढ़ने वाले हैं, और जितनी भी चीज़ें हमारे एनसीईआरटी में डिफाइन करके दे रखी है उसको हम पढ़ने वाले हैं, और अलग से जो भी नाम आता है हमारे नीट में, उसको हम नाम को जो है वो इंडिकेट कर लेंगे, लिख लेंगे, ताकि हमें याद रहेगा। तो हमारे पास आता है बैक्टीरियल डिजीज में टाइफाइड। अब टाइफाइड में सबसे पहले हमें क्या समझना रहेगा, जितना भी हमारे पास बीमारियां रहेगी उसको कौन सा जो है ऑर्गेनिज्म कॉज करता है, वो कैसे फैलता है, उसमें क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, उसकी बचाव कैसी होती है, उसको डायग्नोस कैसे किया जाता है, अब उसकी ट्रीटमेंट कैसे होती है। तो ये सारी की चीज़ें हम बात करने वाले हैं हर एक बीमारी में। हर एक बीमारी जो भी मैं अभी आपको बताऊंगी आगे, वो सारी बीमारियां में हम इतना ही चीज़ देखेंगे पूरा का पूरा, कि कैसे जो है वो फैलता है, कैसे बचाव करना है, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, ये सब के ऊपर। तो हम स्टार्ट करते हैं टाइफाइड को। टाइफाइड जो होता है इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑलरेडी मैंने आपको अभी बताया है, दैट इज सैल्मोनेला टाइफी होता है। अब ये फैलता कैसे है, ये कॉन्टामिनेटेड फूड और वाटर से, जो कॉन्टामिनेटेड फूड होता है, वाटर होता है, अगर वो जो है उसमें ये पर्टिकुलर टाइप का जो है ये बैक्टीरिया अगर उसके अंदर मौजूद है तो उससे ये बीमारी हो सकती है। और अगर ये जो है बीमारी होने के लिए अगर ये बैक्टीरिया सैल्मोनेला टाइफी जो है वो इंटर करता है, तो हमारे बॉडी के सबसे पहले किस पार्ट में पहुंचता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा और वहां से ही हमारे पूरे बॉडी के अंदर वो स्प्रेड होगा। तो इसका जो साइट होता है वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। यहाँ से क्वेश्चन आता है, आप इसको याद रखेंगे।
इसके बाद जो है सिम्टम की बात कर ले तो क्या क्या सिम्टम्स होती हैं। सबसे पहले जो है इसमें भूख नहीं लगेगी, लॉस ऑफ एपेटाइट, एपेटाइट नहीं होना मतलब भूख नहीं लगना, तो भूख नहीं लगता है। दूसरा वीकनेस, बहुत ज़्यादा ही वीकनेस आ जाता है, कमजोरी आ जाता है। वोमिटिंग होने लगता है और वोमिटिंग जैसा मन होने लगना, दैट इज नोजिया, नोजिया और वोमिटिंग। ठीक है, ये सारी चीज़ें, वीकनेस, लॉस ऑफ एपेटाइट और सस्टेन्ड हाई फीवर रहती है 39 to 40 डिग्री सेल्सियस, सस्टेन्ड हाई फीवर रहेगी इसके दौरान। तो ये मेन सिम्टम होता है सस्टेन्ड हाई फीवर 39 to 40 डिग्री सेल्सियस। सीवियर केसेस में क्या होता है कि ये तो जो है वो नॉर्मल सी सिम्टम्स है, लेकिन सीवियर केसेस में क्या होती है, अगर ये बढ़ जाती है तो इसमें इंटेस्टाइन में परफोरेशन हो जाता है। परफोरेशन का मतलब होता है छेद होना, तो परफोरेशन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है उसके अंदर ये परफोरेशन कॉज कर देता है, छेद कॉज कर देता है। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ पे इसकी प्रिवेंशन कैसे करनी है, प्रॉपर सैनिटेशन होना चाहिए, हमारे अगल बगल जो है प्रॉपर सैनिटाइज करेंगे। उसके बाद पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना है, जो फूड वाटर होता है उसका गलत इनटेक नहीं करना है, वैक्सीनेशन कराना है, ये सारी चीज़ें। इसके बाद इसमें जो है मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो आता है वो इसके डायग्नोसिस के ऊपर आता है। तो इसमें मेन जो डायग्नोसिस के लिए टेस्ट लगाया जाता है वो होता है विडाल टेस्ट, और ये आपको याद होना ही चाहिए, यहाँ से हर बार PYQ आता है। ट्रीटमेंट की बात कर ले तो यहाँ पे आता है एंटीबायोटिक, क्योंकि ये बैक्टीरियल डिजीज है तो इसके लिए जो इसके एंटी लगेगा वो है एंटीबायोटिक लगेगा, तो इसका ट्रीटमेंट जो होता है वो एंटीबायोटिक होता है। अब एक पॉइंट दे रखा हमारे एनसीईआरटी में, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि मैरी मेलोन एक टाइफाइड मैरी है, सी वाज अ प्रोफेशनल कुक एंड टाइफाइड कैरियर, वो एक टाइफाइड कैरियर थी और ये एक तरह की प्रोफेशनल कुक थी। वहाँ पे जो भी इंसान जा रहे थे वहाँ का खाना खाने, वो जो है वो उस बीमारी को जो है वो मतलब हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाती है और वो इन्फेक्टेड थी, टाइफाइड कैरियर थी। तो वो क्या कर रही थी कि सारे जितने भी फूड प्रिपेयर कर रही थी वो उसमें टाइफाइड जो है वो बीमारियाँ फैला रही थी और उससे जो है इंसान जो है वो बीमार हो रहे थे। सेकेंड डिजीज़ की अगर हम बात करें तो वो है निमोनिया। निमोनिया जो है इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म जो है वो है स्टेप्टोकोकस निमोनोकोकस या हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा। बेसिकली क्या है, ये बैक्टीरिया का स्ट्रेन होता है, जैसे अलग अलग बैक्टीरिया का अलग अलग स्ट्रेन होता है वैसे ही क्या है ये इसका अलग अलग स्ट्रेन है, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ही है ये सारे तीनों, स्टेप्टोकोकस निमोकोकस निमोनी और हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा, ये इसका स्ट्रेन है इस पर्टिकुलर बैक्टीरिया का। दूसरा की बात करें अगर इसमें, तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो यहाँ पे एयर ड्रॉपलेट्स या एयर ऑब्जेक्ट से फैलती है, ऑब्जेक्ट से, एयर से, और एयर ड्रॉपलेट जो होता है उससे ये फैलता है। तीसरा इसका लोकेशन जो होता है, लोकेशन है ये एल्वेलाई जो होती है हमारी लंग की, वो फिल्ड हो जाती है विद द फ्लूइड। लंग्स के अंदर जो एल्वेलाई प्रेजेंट होता है उसमें फ्लूइड भर जाता है जिसकी वजह से ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होने लगती है निमोनिया में। इसके बाद सिम्पटम की बात कर ले तो इसमें कफ होगा, बहुत ही थकान होगा, टायर्डनेस होगा, नोजिया हो सकता है, हेडेक हो सकता है, डिफिकल्टी हो सकती है ब्रीदिंग में, तो ये सारी सिम्टम्स है। इसके बाद सीवियर केसेस जो है उसमें क्या हो सकता है कि लिप्स और नेल्स जो होते हैं वो ब्लूइश ब्लैकिश में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि प्रॉपर जो है बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होने की वजह से क्या होगी, लिप्स और नेल्स जो होगा वो ब्लूइश ब्लैकिश कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं इसके प्रिवेंशन के ऊपर। तो प्रिवेंशन है इसका वैक्सीनेशन, वैक्सीन आता है इसका, ट्रीटमेंट वही सेम एंटीबायोटिक। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज वायरल डिजीज, और इसमें भी आपको नाम अच्छे से याद रखना है, जैसे वहाँ मैंने आपको नाम बताया है वैसे यहाँ पे भी नाम है, सारा नाम आपको याद होना चाहिए। पहला है वायरल डिजीज में पोलियो, इसके बाद है डेंगू, इसके बाद है एड्स, फिर है मम्स, मीजल्स, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, चिकनगुनिया, रुबेला, रेबीज, हेपेटाइटिस बी, हर्पीज। ठीक है, तो ये आपको 12 वायरल डिजीज है, ये आपको याद होना चाहिए। ऐसे ही सेम जो है वायरल डिजीज जो है, इसमें कुछ वायरल डिजीज जो है उसको डिफाइन करके जो है वो अच्छे से दे रखा है एनसीईआरटी में, तो उसको हम पढ़ते हैं अभी। तो वायरल डिजीज में सबसे पहला डिजीज जो है वो है कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड जो है ये वन ऑफ द मोस्ट इन्फेक्शियस डिजीज है, ये हमेशा होते रहता है हम सबको। कॉमन कोल्ड जो होता है इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म जो होता है ये राइनो वायरस होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए प्रेजेंट होता है इसके अंदर, राइनो वायरस। इसके बाद इसमें जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है वो एयर ड्रॉपलेट से होता है। यहाँ पे जो है इन्फेक्शंस जो होता है वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, नोज और थ्रोट में होता है, यहाँ पे एल्वेलाई इफेक्ट नहीं होता है। अब देखो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है
कॉमन कोल्ड और निमोनिया के बीच का डिफरेंसेस। कॉमन कोल्ड में क्या होता है कि यहाँ पे जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो होता है, नोज हो गया, थ्रोट हो गया, गला तक, यहाँ तक ही इन्फेक्शन रहती है, ऊपर वाले रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तक ही, नोज में हो गया, थ्रोट हो गया, ये जो गले के पास, यहाँ सब इस सब जगह पे जो है इन्फेक्शन रहती है और इसी को अफेक्ट करती है। लेकिन जो निमोनिया होता है उसमें एल्वेलाई को, पर्टिकुलरली एल्वेलाई वाला पार्ट जो होता है उसको इन्फेक्ट करता है, यहाँ पे एल्वेलाई इन्फेक्ट नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद जो है सिम्टम्स की बात कर ले तो यहाँ पे नेसल कंजेशन होगा, नाक बहेगा, टायर्डनेस वही थकान होगा, वीकनेस होता है, कफ होता है, रनी नोज, और इसके बाद जो है यहाँ पे सोर थ्रोट हो जाता है और उसमें पेन होती है फिर गले में। इसके बाद यूजुअली गेट रिकवर्ड इन 3 to 5 वीक, 3 से 5 दिन में यूजुअली हम क्या होता है रिकवर हो जाते हैं। इसके बाद डेंगू एंड चिकनगुनिया 2 वायरल डिजीज़ है जिसको जो है हमें थोड़ा सा पढ़ लेना है, क्योंकि यहाँ इसको जो है ऐड कर दिया गया है हमारे नीट के सिलेबस में, तो ये आपको पता होना चाहिए। डेंगू की बात कर ले और चिकनगुनिया की, तो दोनों जो होता है ये डेंगू जो होता है वो डेंगू वायरस से फैलता है, चिकनगुनिया वायरस से फैलता है। वेक्टर की बात कर ले तो फीमेल एडीज़ दोनों में ही जो है फीमेल एडीज़ ही वेक्टर होती है, डेंगू और चिकनगुनिया दोनों में ही। जो डेंगू होता है उसमें 2 तरह का स्टेज आता है, एक क्लासिक डेंगू होता है, एक हेमोरेजिक डेंगू होता है। क्लासिक डेंगू जो होता है वो पहले वाला स्टेज होता है जिसमें कि प्लेटलेट का काउंट जो होता है वो कम हो जाता है। दूसरा जो होता है इसमें फीवर होगा, टायर्डनेस होगा, जॉइंट में पेन होगा, जो आईबॉल होता है हमारा उसके अराउंड काफ़ी ज़्यादा पेन रहता है, तो ये सारी क्लासिक डेंगू का सिम्टम्स है। जो हेमोरेजिक डेंगू होता है, हेमोर का मतलब होता है ब्लड, तो ब्लड से रिलेटेड होगा। हेमोरेजिक मतलब ब्लड वेसल जो होता है उसमें उसकी क्या हो जाएगी, रप्चर हो जाएगी, लीड्स टू द इंटरनल ब्लीडिंग, अंदर में ही ब्लीडिंग हो जाता है और ये काफ़ी ज़्यादा ही सीरियस केस होता है हेमोरेजिक डेंगू में, यहाँ पे इंसान जो है वो मर जाता है। हेमोरेजिक डेंगू जो होता है वो ब्लड वेसल इसमें क्या होती है, रप्चर हो जाती है, अंदर में ही ब्लीडिंग होती है, इंटरनल ब्लीडिंग। जो चिकनगुनिया होता है इसमें सिम्टम्स की बात कर ले तो वही फीवर होगा, जॉइंट पेन होगा, रैसेज हो जाएगी, इसके बाद हेडेक होगी, तो ये सारी चीज़ें चिकनगुनिया का सिम्टम्स है। नेक्स्ट हम चलते हैं प्रोटोजोन डिजीज़ के ऊपर। प्रोटोजोन में ही आपको नाम याद रखना है, एक है मलेरिया, दूसरा है कालाजार, उसके बाद है एमीबियासिस, फिर है स्लीपिंग सिकनेस, उसके बाद है ट्राइकोमोनियासिस। अब जो है एक एक करके हम ये देख लेते हैं जो भी हमारे इसमें दे रखा है, जो एनसीईआरटी में जिसको कवर किया गया है उसको हम देख लेते हैं। तो मलेरिया के बारे में सबसे पहले हम पढ़ते हैं। मलेरिया जो है इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें तो वो होता है प्लाज्मोडियम। अब ये जो प्लाज्मोडियम है इसका जो है वो 4 स्ट्रेन है। एक स्ट्रेन जो है वो है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, फिर है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी और प्लाज्मोडियम ओवेल। ठीक है, इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें पहले बताई जाती थी, लेकिन अब हमारे एनसीईआरटी में और नीट के सिलेबस में इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछता है, तो हम इसको बस नाम से ही याद रख लेंगे कि इसका 4 स्ट्रेन है, फाल्सीपेरम, वाइवेक्स, मलेरी और ओवेल, जिसमें कि मोस्ट फैटल या मोस्ट डेंजरस जो है वो अगर आपसे पूछा जाए तो वो होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। ठीक है, इसके बाद जो है इसमें वेक्टर की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे जो वेक्टर होता है वो होता है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। होस्ट यहाँ पे जो है 2 होस्ट होता है, एक प्राइमरी होस्ट होता है जिसके अंदर जाएगा, उसके बाद सेकेंडरी होस्ट होता है। तो ये जो क्या बोलते हैं इसको, ये जो प्लाज्मोडियम होता है वो उसका जो प्राइमरी होस्ट होता है वो होता है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, उसके अंदर सबसे पहले जाएगा, वहाँ पे सेक्सुअल साइकिल कंप्लीट होता है। दूसरा जो है ये सेकेंडरी जो है, सेकेंडरी इसका होस्ट जो होता है वो ह्यूमन होता है, वहाँ पे ए सेक्सुअल साइकिल कंप्लीट होता है। ये आपको याद होना चाहिए कि फीमेल एनोफिली जो है प्राइमरी होस्ट है, इसमें सेक्सुअल साइकिल होता है, जो सेकेंडरी होस्ट होता है वो ह्यूमन होता है, वहाँ पे ए सेक्सुअल साइकिल होता है। इसका इन्फेक्शियस स्टेज जो होता है जहाँ पे ये जाके इन्फेक्शन करता है वो स्टेज जो होता है उसको स्पोरोजॉइट कहते हैं। स्पोरोजॉइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, आप उसको याद रखेंगे। स्पोरोजॉइट क्या है, इसका इन्फेक्शियस स्टेज है। इसके बाद सिम्टम की हम बात कर ले तो यहाँ पे चिल होगा विद हाई फीवर रिकरिंग आफ्टर एवरी 3 to 4, हर एक 3 से 4 दिन बाद क्या होगा, बहुत ज़्यादा ही ठंड लगेगी, बहुत ज़्यादा ही फिर अचानक से फीवर आएगी, फिर ठंड लगेगी, फिर फीवर आएगी, तो ऐसे ही चलता रहता है इसके सिम्टम्स में मलेरिया में। प्रिवेंशन की बात कर ले तो इसमें मॉस्किटो का नेट जो आता है, मॉस्किटो रेपेलेंट वगैरह जो आता है, प्रॉपर सैनिटाइजेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ द गैम्ब्यूसिया फिश इन वाटर बॉडीज,
और जो हमारा वाटर बॉडीज होता है हमारे सराउंडिंग, उसमें अगर हम गैम्ब्यूसिया फिश अगर डाल देते हैं तो उससे भी हम इससे बचा सकते हैं, क्योंकि जो गैम्ब्यूसिया फिश होता है वो किस पे फीड करता है, मॉस्किटो की जो लार्वा होती है उस पे फीड करता है। तो अगर लार्वा को ही ये गैम्ब्यूसिया फिश अगर खत्म कर देगी तो फिर वो एडल्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो ये सारी चीज़ें प्रिवेंशन के अंदर आती है। इसके बाद हम चलते हैं इसके ट्रीटमेंट के ऊपर। तो क्यूनोन्स जो होता है ये मिलता है फ्रॉम द बार्क ऑफ सिंकोना। बार्क ऑफ सिंकोना जो है इससे मिलता है क्यूनोन्स, और ये ट्रीटमेंट में काम आता है। क्लोरोक्वीन जो होता है ये केमिकल ये भी यूज होता है इन द केस ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। इसके बाद हम चलते हैं लाइफ साइकिल के ऊपर, और लाइफ साइकिल जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लाज्मोडियम की। इसमें मॉस्किटो जो होता है, एक पर्सन है उसको बाइट किया मान लो मॉस्किटो, तो वो जो मच्छर है वो अगर उसको फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो अगर उसको काटी तो वहां पे क्या होगा, बाइट करने से जो उसका इन्फेक्शियस स्टेज मैंने आपको क्या बताया है, स्पोरोजोइट होता है। वो स्पोरोजोइट जो होता है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर जाएगा, इंटर्स इनटू, सबसे पहला जो ऑर्गन वो के पास वो जाता है वो होता है लिवर, और लिवर में जाकर के वो ए सेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन करता है। ठीक है, अब क्या होगा, वहां पे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब करता है तो उसके बाद जो है वो ब्लड के अंदर आता है, ब्लड के अंदर आकर के वो आरबीसी के अंदर जाता है, रेड ब्लड सेल के अंदर। जो रेड ब्लड सेल होता है उसके पास होता है हीमोग्लोबिन। ये जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है आरबीसी में वो कन्वर्ट हो जाता है टॉक्सिक केमिकल हीमोजोइन में, मतलब उसको क्या कर देता है, वो फट जाता है। जो हीमोग्लोबिन होता है उसको हीमोजोइन में कन्वर्ट कर देता है। हीमोजोइन एक तरह का जो है टॉक्सिक केमिकल होता है, टॉक्सिक केमिकल में कन्वर्ट कर देता है, और यही हीमोजोइन होता है जिससे क्या होता है, फीवर एंड चिल आता है, बहुत ज़्यादा ही फीवर वगैरह हमें देखने को मिलता है। तो वो इस हीमोजोइन केमिकल की वजह से ही होता है, क्योंकि यहाँ पे आरबीसी को ये क्या कर देता है, रप्चर कर देता है। रप्चर करने से ये जो है हीमोग्लोबिन वो हीमोजोइन में कन्वर्ट हो जाता है। अब जब आरबीसी की रप्चर हो जाती है यहाँ पे, तब यहाँ पे गैमीट बनती है, गैमीटोसाइट्स, मेल एंड फीमेल गैमीट्स बनेगा। अब ये जो मेल एंड फीमेल गैमीट्स है वो बना हुआ है। अब दूसरी बार जब वही एनोफिलीज मॉस्किटो, वही सेम नहीं, मतलब कोई सा भी एनोफिलीज मॉस्किटो अगर वो फिर से उस पर्सन को बाइट करती है तो वहां पे क्या होगा, वो गैमीटोसाइट का वो गैमीट उसके अंदर जाएगा। अब उसके अंदर, उस मॉस्किटो के अंदर जो है वो क्या होगा, वहां पे वो फर्टिलाइजेशन होगी उसके गट में, उसके गट में जाकर के जो फर्टिलाइज होगी तब वहां से क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, और फिर जाइगोट जो है वो स्पोरोजाइट में कन्वर्ट हो जाता है, और वही स्पोरोजाइट फिर से उसके सैलिवरी ग्लैंड के अंदर जो है वो स्टोर्ड रहता है, और फिर वही जब बाइट करेगा तो वो पर्सन की ह्यूमन बॉडी के अंदर चला जाता है। तो ऐसे ये चलता रहता है। नेक्स्ट हम चलते हैं दूसरे डिजीज की तरफ, दैट इज एमीबियासिस, और ये भी एक प्रोटोजोन डिजीज होता है। इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म जो है वो इंटामीबा हिस्टोलाइटिका है। तो नाम आपको याद होना चाहिए, इंटामीबा हिस्टोलाइटिका। ठीक है, मोड ऑफ जो ट्रांसमिशन है ये भी कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड वाटर से होता है। इसके बाद यहाँ पे जो सिम्टम्स होती है वो एब्डोमिनल पेन होगा, बहुत ज़्यादा ही पेन होगा एब्डोमिन में, इंटेस्टाइन की ब्लॉकेज हो जाती है, वोमिटिंग होगा, और एब्डोमिन जो होता है वहाँ पे काफ़ी तेज़ी से काफ़ी ज़्यादा ही पेन देखने को मिलता है। एब्डोमिनल पेन, इंटेस्टिनल ब्लॉकेज, वॉमिटिंग और एब्डोमिनल पेन, ये मैंने दो बार लिखा है। ठीक है, एब्डोमिनल पेन, इंटेस्टिनल ब्लॉकेज और वॉमिटिंग। ठीक है, इसके बाद जो है लोकेशंस की बात कर ले तो लोकेशन जो है इसमें लार्ज इंटेस्टाइन देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात कर ले एस्केडियासिस। एस्केडियासिस जो होता है इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म जो है वो एस्कैरिस लम्ब्रिक्वाइड्स है, ये एक तरह का राउंड वर्म होता है इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म। मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात कर ले तो ये कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर से भी ये भी होता है। सिम्टम्स की बात कर ले तो इसमें एब्डोमिनल पेन देखने को मिलेगा, वोमिटिंग होगा, क्रैम्प्स होगा, इंटेस्टाइन में ब्लॉकेज हो जाती है, और यहाँ पे लूज मोशन देखने को मिलता है। इसके बाद एलिफेंटियासिस या फिलेरियासिस, इसमें क्या होता है, इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म जो है वो वुचेरिया बैंक्रॉफ्टाई और वुचेरिया मलाई होता है। ठीक है, इसके बाद इसका जो वेक्टर होता है वो फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो होता है। ये जो फीमेल मॉस्किटो है वो बाइट करती है, बाइट करने से क्या होगा कि लोअर बॉडी जो होती है वो लिम्फ नोड्स और जेनाइटल एरिया वहाँ पे वो स्वेलन हो जाती है, वो फूल जाता है, जिसको हम क्रोनिक इन्फ्लामेशन कहते हैं। ग्रॉस डिफॉर्मिटी आती है, नीचे के पूरा पार्ट जो होता है उसमें जो लोअर बॉडी होता है, लिम्फ नोड्स हो गया, हमारी जो जेनाइटल एरिया होती है उसमें पूरा का पूरा स्वेलिंग हो जाती है, क्रोनिक इन्फ्लामेशन हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फंगल डिजीज, और फंगल डिजीज में एक ही आपको पढ़ना है, दैट इज रिंगवॉर्म। रिंगवॉर्म जो होता है इसमें आता है इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, इसका जो है ये स्ट्रेन है माइक्रोस्पोरम, एपिडर्मोफाइटम और ट्राइकोफाइटोन। ये तीनों नाम आपको याद होना चाहिए, पीवाईक्यू आया हुआ है। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन है, माइक्रोस्पोरम, एपिडर्मोफाइटोन, ट्राइकोफाइटोन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात कर ले तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है
उससे ये फैलता है। फोमाइट बॉर्न डिजीज़ होता है, जो भी ऑब्जेक्ट है उसका इन्फेक्टेड ऑब्जेक्ट जो होता है उससे ये फैलता है। सिम्टम्स की बात कर ले तो यहाँ पे ईचिंग, बहुत ज़्यादा ही ईचिंग, रैसेस और डिस्कम्फर्ट देखने को मिलता है। स्किन पे, स्काल्प पे और नेल्स पे ड्राई और स्केली लीजन्स जो है वो देखने को मिलता है। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं रिंगवॉर्म के। अब जो है इन बीमारियों को जो है वो प्रिवेंट कैसे करना है, हमें कैसे रोकना है, इन बीमारियों को प्रिवेंशन कैसे करना है वो देखना है। सबसे पहले हमें पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना है। पर्सनल हाइजीन में आता है हमारे पास बॉडी को क्लीन करना है, कंजप्शन करना है क्लीन वाटर का और फूड्स का, ठीक है। इसके बाद पब्लिक हाइजीन की बात कर ले तो प्रॉपर वो वेस्ट डिस्पोजल करना है, पीरियोडिक क्लीनिंग करानी है और डिसइंफेक्शन करवाना है। वाटर रिजर्वॉयर या फिर पूल्स जो होता है हमारे अगल बगल, उनकी जो है प्रॉपर क्लीनिंग करानी है। इसके बाद जो है अवॉइड क्लोज कॉन्टैक्ट, जो पर्सन इन्फेक्टेड है कुछ बीमारियों से, इन सब तरह के इन्फेक्शियस डिजीज से जो भी इंसान जो है इन्फेक्टेड है, उनसे हमें जो है वो कांटेक्ट अवॉइड करना है। उसके बाद जो है वेक्टर्स, जो भी बीमारियां कॉज करने वाले वेक्टर्स होते हैं उसका जो है हमें कंट्रोल करना है। रेगुलर हाउस की क्लीनिंग करनी है, मॉस्किटो का नेट यूज़ करना है, रेपेलेंट्स यूज़ करना है, स्प्रेइंग ऑफ द इंसेक्टिसाइड इन डीचेज, जो डीचेज होती है वहाँ पे इंसेक्टिसाइड जो है उसकी एप्लीकेशन करानी है, उसकी स्प्रे करानी है, छिड़काव करवानी है। ड्रेनेज एरिया जो है उसका जो है उसमें स्प्रेइंग कराना है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो कंट्रोल करती है वेक्टर्स को। और यहाँ पे आके आज का जो है लेक्चर वो ख़त्म होता है और नेक्स्ट क्लास हम स्टार्ट करेंगे। आज का पूरा ये लेक्चर था हमारे डिजीज़ के ऊपर। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम स्टार्ट करेंगे हमारा टॉपिक, दैट इज इम्यूनिटी। इम्यूनिटी को स्टार्ट करेंगे, उसके बाद मे बी सेकेंड टू थर्ड लेक्चर में ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। और सारे हैंडी टेन नोट्स के लिए आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू।